अब ये कुंडली के अंदर हम चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस देखेंगे। हमने एग्जाम्पल बाकी रखा था, चाइल्ड बर्थ कैसे देखना वो लास्ट टाइम देख लिया था। तो अभी फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड हमें बताएगा कि कुंडली में चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है कि नहीं। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड कौन है? चलिए आंसर कीजिए। सन, जुपिटर। क्या? नहीं, जुपिटर नहीं, जुपिटर सब 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 सन लॉर्ड है। हाँ, तो यहाँ पर सब लॉर्ड है सन। सन के नंबर है 10, 9, 11। सन का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। अभी राहु देखना है ना। अभी राहु के नंबर्स 9, 10, 12। 10 और 12। राहु नक्षत्र पे है तो एस्पेक्ट कंजंक्शन आएगा। सेक्सटाइल यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है वीनस का। वीनस 11, 8, 2, 7, 1। मतलब जो एक्सपेक्ट होता है वो लिख के उसके नंबर्स लिखने हैं। एस्पेक्ट और कंजंक्शन दोनों काउंट होगा नक्षत्र पे, और सब लॉर्ड या प्लैनेट के ऊपर अनटेनेंटेड होगा तो ही काउंट होगा। राहु, वीनस और सूर्य का सब लॉर्ड कौन है? सेटिंग। सैटर्न के नंबर है 9, 11, 4 5 और 5। बोलो अभी आपके हिसाब से ये कुंडली में चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है या नहीं है? ये दो लेवल पे। ये प्लैनेट लेवल है, ये टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड तो है नहीं, तो इसको तो टाटा बाय बाय कर देंगे फिलहाल के लिए। सीधा आएगी नक्षत्र पे। संतान के लिए चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 2, 5, 11, नेगेटिव होता है 4, 10 या 4 और 8 या 4, 8 या 12। तो यहाँ पे नक्षत्र लेवल पे जो कंजंक्शन है वीनस उसमें 2 और 8, 2 और 11 आ रहा है। साथ में नेगेट नहीं हो रहा है लेकिन 8 और 12 भी आ रहा है। बट अगर आप सबलॉर्ड पे जाओगे तो फाइनल सबलॉर्ड ने क्या कर दिया? 5 और 11 कंप्लीट कर दिया। 4 नंबर है, थोड़ा सा हर्डल ऑब्स्टेकल रह सकता है, ज्यादा कुछ नहीं, बाकी 5 और 11 कंप्लीट है। तो ये आराम, और 9 नंबर भी फेवरेबल है ओवरऑल। तो ये व्यक्ति को मतलब ये फीमेल को संतान प्राप्ति हो सकती है, इसकी ऑलरेडी संतान है। चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस इस तरीके से हम देखेंगे। ये एक और कुंडली है, इसके अंदर देखो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड कौन है? बोलो आंसर दोनों से आना चाहिए ताकि मुझे समझ में आए दोनों को पता चला कि नहीं चला। सबलॉर्ड मून। बराबर, क्लियर है, क्लियर है। मून के नंबर्स 1, 9 और 9। मून का स्टार लॉर्ड सन के नंबर 7, 1, 9। 7, 1, 9 एंड सन। देखो मून तो टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है, तो मून को छोड़ देंगे। लेकिन सूर्य नक्षत्र लेवल पे है तो नक्षत्र लेवल पे एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन चेक होगा। यहाँ पर कोई नहीं है, सूर्य खुद के साथ तो है ही, बाकी कुछ नहीं है। और सबलॉर्ड पे कौन है? सबलॉर्ड पे मून का सबलॉर्ड मून। 1 और 9। बोलो अब क्या कहोगे, ये कुंडली के अंदर चाइल्ड बर्थ संतान का प्रॉमिस है या नहीं है? नंबर है 19। 19 होया नहीं ना, 19। संतान हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। जिसका जो आंसर है उसका आंसर बोलो और रीजन बोलो तो समझ में आएगा। आप बोलते हो सकता है, क्यों हो सकता है? आप बोलते हो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? दोनों आंसर बोलो उसका। हो सकता है क्योंकि भाग्य का सपोर्ट है। भाग्य का सपोर्ट है? एक नंबर से खाली भाग्य का सपोर्ट होने से तो नहीं चलता है। हम कौन सा नंबर देखते हैं? 2, 5 एंड 11। साथ में 9 होगा तो एक अच्छी बात है, बट जो उसके मेन नंबर है 2, 5, 11 उसमें से कुछ है? कुछ नहीं। आपने आंसर दिया कि नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? निगेट करता है 1 नंबर।
ठीक है, और कोई फेवरेबल साथ में है नहीं, इसीलिए मना किया। बराबर। सब लॉर्ड लेवल पे न तो 2 है, न तो 5 है, न तो 11 है। सब लॉर्ड क्या पूरी स्क्रिप्ट में कहीं पर भी नहीं है। 2 5 11 कहीं पर भी नहीं है, सब लॉर्ड पे भी नहीं है। 2 को नेगेट कर दिया, वो उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि संतान का जो मेन हाउस है वो 5th हाउस है। तो 2 को नेगेट कर दिया, ठीक है, ओके। बट सपोर्टिंग नंबर 2 नहीं है, 5 नहीं है, 11 नहीं है, तो ये फीमेल को संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है। और अभी इसकी एज कितनी है? 33 इयर्स की एज है अभी। 2024 माइनस 1991 करेंगे, 33 इयर्स की एज है, अभी तक संतान नहीं है। लेकिन अभी तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, अभी तक संतान नहीं है। समझ में आया प्रॉमिस कैसे काम करता है? अगर यहाँ पर ही प्रॉमिस नहीं है तो फिर चाहे दशा के अंदर 2 5 11 भले आ जाए, फिर भी नहीं होगा। वो 2 5 11 शेयर बाजार के लिए अच्छा है, उसमें उसको फेवरेट दे देगा, उसको फेवरेबल रिजल्ट दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, लेकिन संतान की मैटर में नहीं देगा। फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड की एक और इंपॉर्टेंट बात है जो है कि शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट खाली हम शेयर मार्केट नहीं लेंगे, ये शेयर मार्केट तो है ही है, साथ साथ में किसी भी प्रकार का सट्टा, किसी भी प्रकार का स्पेक्यूलेशन, जिसको हम सट्टा कहते हैं, जुआ कहते हैं, जुगार कहते हैं, वो जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें फिफ्थ हाउस के कस्पल्स ऑफ लॉर्ड से हमें पता चलती है, पहली बात। अब यहाँ पर शेयर मार्केट क्यों लिया? क्योंकि आमतौर पे जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो शेयर मार्केट से जुड़े हुए ज्यादा आते हैं। बट अगर किसी ने घोड़े की रेस का पूछ लिया, किसी ने वो ताश के अंदर सट्टे का पूछ लिया, सट्टा वर्ड आया, गैम्बलिंग नाम का शब्द आया, स्पेक्यूलेशन आया, तो फिफ्थ हाउस को पकड़ना है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, पहली बात। अब जो शेयर मार्केट के लिखा है वही कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार के सट्टे के बेनिफिट से या गेन से, अगर वही कॉम्बिनेशन होगा तो हेल्प होगी, वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो नुकसान होगा। फेवरेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है? 2 6 एंड 11। अगर फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड अपनी स्क्रिप्ट के अंदर 2 6 11 दिखाएगा तो ये व्यक्ति को किसी भी प्रकार के स्पेक्यूलेशन से, सट्टे से फायदा होगा, बेनिफिट होगा। 2 6 11 की 2 5 11 2 6 11 फिफ्थ हाउस तो है ही है, वो फिफ्थ हाउस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड अगर 2 6 एंड 11 दिखाएगा तो उसको प्रॉफिट हो सकता है। अब 5 नंबर आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेगेट तो हो ही नहीं रहा है, खाली अपना सब लॉर्ड अपने नंबर को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स इट। तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट 2 6 11 आना चाहिए। कोई भी आपको यही पूछेगा कि मुझे सट्टे से बेनिफिट होगा कि नहीं, वही पूछेगा। जैसे ही बेनिफिट और गेन का मतलब आया, कनेक्शन आया, तो 2 6 एंड 11 का कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। 2 हो, 6 हो, 11 हो, दूसरा वो नेगेट नहीं होना चाहिए कहां पर भी, और साथ में सबलॉर्ड लेवल पे भी उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं तो ये लॉस खाएगा। नीचे लिखा है मैंने, रिमेंबर फॉर स्टैटिक प्रॉमिस सबलॉर्ड इंडिकेट्स द रिजल्ट एंड इट्स क्वालिटी। अभी हमने देखा सबलॉर्ड का क्या काम है, वो सबलॉर्ड के हिसाब से हमें चेक करना है। अब देखो, कब वो शेयर बाजार में ट्रेड करेगा तो उसको बेनिफिट होगा, कब फायदा होगा? व्हेन एमडी एडी यानी दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म दशा एंड प्राण दशा, ये सब इस तरीके से चलनी चाहिए जो 2 5 11 या 2 6 11 को सपोर्ट करे, या 2 5 6 11 को सपोर्ट करे, तभी जाके उसको प्रॉफिट होगा, वरना उसको लॉस होगा। वो चैनल कहां पर भी टूटनी नहीं चाहिए, सब नंबर आने चाहिए। जैसे किसी ने किसी ने आपको पूछा कि मैं आज शेयर बाजार में डील करना चाहता हूँ, दोपहर को 2 बजे में डील करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं? अब क्या करोगे? दोपहर को 2 बजे तक का टाइम पीरियड देखने के लिए दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म एंड प्राणा, सब दशाएं आपको देखनी पड़ेगी। कहीं पर भी बीच में 8 12 आ गया, 4 8 12 आ गया तो वो लॉस खाएगा। इतना डिटेल में चेक करके आप कह सकते हो, उसके सिवा आप नहीं कह सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है? अगर कोई ऐसा सवाल लेके आता है, करो प्रश्न कुंडली, क्या मैं आज शेयर बाजार में डील करूं, तो आपको वो सारी चीजें चेक करने का झंझट निकल जाएगा। उसका बर्थ टाइम रेक्टिफाई है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न कुंडली करो, आंसर आपको उधर से मिल जाएगा, पहली बात। अब जब 2 5 6 एंड 11 एक्टिवेट होगा तो ये पर्सन को ही कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट थ्रू स्पेक्यूलेशन। ईच दशा नीड्स टू बी ऑब्जर्व एंड एनालाइज केयरफुली। हर एक दशा को केयरफुली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। महादशा नहीं ना बोल दिया तो आगे कुछ भी होगा वो मेल नहीं खाएगा। वो दशा का टॉपिक आएगा तो हम करेंगे। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ में
दशा के साथ में कौन सा गोचर चल रहा है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब दशा का पार्ट है, दशा के पीरियड में मैं समझाऊंगा। अभी स्टैटिक प्रॉमिस हम कर रहे हैं, तो 2 5 11 2 6 11 या 2 5 6 11 होगा तो ही वो प्रॉफिट करेगा। बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, इट इज बेटर टू चेक थ्रू प्रश्न कुंडली। एक बार प्रश्न कुंडली करके चेक कर लेना सबसे बेस्ट है। इफ द फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर 4 8 और 12 को दिखाएगा तो ह्यूज लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है। अगर खाली 4 को दिखाया तो छोटा मोटा लॉस होगा, 4 और 8 को दिखाया तो मीडियम लॉस होगा, पैसा फंसा रहेगा। लेकिन 4 8 12 आया तो बड़ा लॉस होगा और वो रिकवर भी नहीं कर पाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। This clearly indicates that there is no promise of gains from speculation. Such person should remain away from any kind of speculation. ऐसे व्यक्ति को खाली शेयर बाजार से नहीं, किसी भी प्रकार के सट्टे से दूर ही रहना है, क्योंकि फिफ्थ कस्पल सबलॉट 4 8 और 12 दिखा रहा है, उसका वहां पर ही काम तमाम हो जाता है। और अगर दोनों दिखाता है, मानो फिफ्थ कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट के अंदर आता है 2 6 11 और 4 8 12 भी आता है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स में से भी कोई आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स में से भी कोई आ रहा है, 2 6 11 भी है, 4 8 12 भी है, तो क्या होगा? 2 6 11 है तो वो नफा प्रॉफिट करेगा, 4 8 12 है तो वो लॉस करेगा। वो डिपेंड किसके ऊपर होगा? दशा के ऊपर। जब दशा ऐसे प्लैनेट की रहेगी जो 2 6 11 या 2 5 6 11 को सपोर्ट कर रही है तो गेन्स कर लेगा, लेकिन जैसे ही 4 8 12 की दशा आएगी वो लॉस करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हर्षद मेहता, काफी समय तक उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया शेयर मार्केट से, और वही व्यक्ति ने एक समय ऐसा आया कि वो बैंकरप्ट हो गया शेयर मार्केट में और डूब गया और जेल तक चला गया। अब शेयर मार्केट से पैसा कमाने का ही था उसको, तो फिर जेल क्यों गया, नुकसान क्यों किया? और अगर नुकसान था, जेल जाना था, तो कमाया क्यों ऐसा? तो वैसे लोगों की कुंडली में ये दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 6 11 भी होता है, 4 8 12 भी होता है, और दशा जैसे जैसे ऑपरेट करती है उस हिसाब से उसकी जो सिचुएशन है वो चेंज होते रहती है। इन दिस सिचुएशन व्हेनेवर द एमडी एडी पीडी एसडी जो भी दशाएं है 2 5 6 11 को एक्टिवेट करेगा तो ही प्रॉफिट होगा, 4 8 12 को एक्टिवेट करेगा तो लॉस होगा। अभी देखो, कभी कभी मुझे भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है तो मैं खुद भी ऐसे प्रश्न कुंडली बनाता हूं। देखो, शेयर इन्वेस्टमेंट है, प्रश्न कुंडली ये मैंने खुद ने की थी मेरे लिए। फिर ये देखो, अब शेयर मार्केट है तो इस तरीके से कुंडली से तुरंत पता चल जाता है। ये मैं प्रश्न कुंडली करता हूं अपने खुद के लिए। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु, फिफ्थ CSL राहु। अब राहु के नंबर्स कौन से हैं? राहु टेनेंटेड। हाँ, वो तो देखते हैं। राहु के नंबर्स 4 2 6 9। 4 2 6 9। राहु है अनटेनेंटेड, तो राहु के ऊपर एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन भी देखेंगे, कोई नहीं है, सीधा सीधा क्लीन है। अब राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। राहु का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी 4 8 6 9, और राहु का सब लॉर्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी खुद टेनेंटेड है। चलो, अब इसमें से मुझे बताओ कि अगर ये कुंडली आपकी होती तो आप क्या डिसीजन लेते? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते या नहीं करते? मैं नहीं करती। आप? नहीं। क्यों? 8 नंबर है, 4 नंबर है, नेगेटिव नंबर है। बराबर। 6 नंबर पॉजिटिव भी है पर 4 और 8 ज्यादा नेगेटिव नंबर है इसके लिए। 6 नंबर का तो क्या है, उसको सामने जिसका सपोर्ट मिलेगा वो उस तरफ झुक जाता है। हाँ। तो इसके लिए 6 को तो अभी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे फिलहाल, बट 2 डेंजर नंबर है। एक तो हाँ। नेगेट हो रहा है फिफ्थ कस्पल सबलॉट, और साथ में 8 नंबर आ रहा है। Yes. तो सीधा सीधा पता चलता है, चुपचाप बैठ जा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना शेयर मार्केट, सीधा क्लियर कट। अभी इतना फास्ट आपको और कोई एस्ट्रोलॉजी से पता नहीं चलेगा।
ना सर, पराशरी से ना हाँ। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर। पर ये इतना प्रश्न कुंडली अच्छे से जवाब देते हैं, मतलब Yes. वो जो पराशरी में प्रश्न कुंडली का कैसा था कि मतलब दिल से क्वेश्चन हो सकता है या तो इसके भी प्रश्न कुंडली के सब रूल है, वो तो मैं आपको समझाऊंगा। मतलब अपना, हाँ, पर मतलब फिर भी इतना, यस, ये इतना एक्यूरेट आंसर आता है इसका, मतलब कोई भी क्वेश्चन का फटाफट से मुझे कोई चाहिए। भी क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं, मैंने जब ये मेरा घर लेना था तो मेरे घर की प्रश्न कुंडली की थी बिल्डिंग के नाम से कि ये बिल्डिंग में लो, देखो ये बिल्डिंग का नाम यहाँ पर लिखा है, समझ में आया? फिर ये देखो, सूरत में बिजनेस करने के लिए जाओ कि नहीं जाओ, प्रश्न कुंडली। अच्छा, ये बिल्डिंग में, ये देखो बिल्डिंग का नाम है और आगे फ्लैट लिखा है, ये बिल्डिंग में फ्लैट लूं कि नहीं लूं, प्रश्न कुंडली। जहां पर भी अटकते हैं, जेन्युइन रिक्वायरमेंट होती है, दिल से क्वेश्चन और दिल से आंसर की जरूरत होती है, प्रश्न कुंडली करो, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। वो प्रश्न कुंडली के सब्जेक्ट में समझाऊंगा आपको। यहाँ पर समझ में आया? तो ऐसे चेक कर लोगे, 4 और 8 आएगा, समझ जाने का कि सीधा सीधा प्रॉमिस ना बोल रहे, इसके अगेंस्ट में जाने का नहीं। प्रश्न कुंडली मतलब टेम्पररी वो क्वेश्चन के लिए, फिर वापस 2 महीने के बाद टेम्पररी नहीं, ये आज ये चीज आ गई ना तो इसको कम से कम 1 साल तक वैलिड गिन सकते हो आप। हाँ, बस वो, एक अच्छा, साल, कम से कम 1 साल तक। तो समझ में आया कैसे प्रॉमिस देखते हैं इसको? अब देखो, अब ये इंडिविजुअल कुंडली से भी हम पता लगा सकते हैं। ये 5th कस्पल सबलॉर्ड कौन है ये कुंडली में? सैटर्न। 5th CSL सैटर्न है। अब सैटर्न के नंबर कौन है? 3 9 8 2 8 और 3 9 8 2। सैटर्न का स्टार लॉर्ड मून। मून। नंबर बोलो। 93148। 93148। मून के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन क्योंकि नक्षत्र लेवल पे है, कोई नहीं है। मून सैटर्न का सबलॉर्ड, सबलॉर्ड मून। सैटर्न का सबलॉर्ड सबलॉर्ड रा। 9 7 2 3। राहु की पोजीशन में ऑक्यूपेंसी भी गिनेंगे तो 8 हाउस भी है। राहु के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन में कौन है? ट्राइन में है सन, ट्राइन में है मार्स और ट्राइन में है वीनस। सन, मार्स और वीनस। अभी देखो, सन के नंबर 3 10 7 9 है, तो उसको तो शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। 2 5 11 या 4 8 12, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। मंगल, मंगल के पास है 5 और 12। मंगल क्यों ले रहे हैं? राहु का मंगल के ऊपर राहु का एस्पेक्ट है। ओके। राहु अनटेनेंटेड है ना, देखो उधर कुंडली में राहु के बाजू में स्टार किया है, अनटेनेंटेड है, सबलॉर्ड लेवल पे है, तो इसको काउंट करना पड़ेगा एस्पेक्ट कंजंक्शन को। और उसी तरीके से वीनस की दृष्टि है, तो वीनस 6 और 11 है। हाँ, मतलब बाकी के नंबर है, लेकिन हाँ। जो हमें जरूर है वो 6 और 11 है। तो अब देखो, सबलॉर्ड लेवल पे फाइनल कॉम्बिनेशन कौन सा आया? 2 6 11 भी आया, 8 और 12 भी आया। हाँ, और शेयर मार्केट का क्वेश्चन है तो 5 नंबर पॉजिटिव है, तो ठीक है। तो 5 6 2 11 भी है। हाँ, तो 2 5 6 11 आया और साथ में 8 और 12 भी आया, बराबर है। पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, जो मैंने आपको अभी बताया था। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा तो क्या होगा? दशा में- जब दशा इसकी फेवरेबल होगी प्रॉफिट exactly. होगा, जब दशा इसकी फेवर में होगा नेगेटिव होगा। अभी इंडिविजुअल कुंडली से तो पता चल गया, फिर भी हमें जब कोई बड़ा डिसीजन लेना है, हम ये शास्त्र को जानते हैं अच्छे से, हमें नॉलेज है, पता है इस चीज को, तो साथ में प्रश्न कुंडली भी मैं कर लेता हूँ। तो इससे पता चल जाता है कि भी रुक जाना है, क्योंकि इधर मुझे मालूम है दोनों जगह पे मिक्स प्रॉमिस है। अब खुद की ये दशा भी देख सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं। अभी जून महीने के अंदर मैंने किया था, तो जून महीने में कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? जून महीने में राहु चल रहा था। हाँ,
राहु के अंदर राहु चल रहा था। अब राहु की स्क्रिप्ट देख लो, खाली शॉर्ट में समझ लो। ऊपर से देखो राहु में क्या है, 3 8 है, हाँ 4 8 है, हाँ तो नेगेटिव नंबर है शेयर मार्केट का 4 और 8। हाँ शेयर मार्केट को सपोर्ट वाला पॉजिटिव कौन है, 2 नंबर है खाली, हाँ लास्ट 2 5 6 11 कुछ नहीं है, खाली 2 नंबर है, और ऊपर 4 और 8 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि 4 और 8 काम करेगा या 2 काम करेगा, ये तो ये प्रश्न कुंडली से हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ इसके 2 नंबर्स है तो इसका जोर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ negative डेफिनेटली, वो तो ऐसा। इधर से भी इंडिकेट हो ही जाता है, बट यहाँ पर खाली 2 है, 2 ना, 2 के साथ में 5 नहीं है, 6 नहीं है, 11 नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नेगेट वाले दोनों नंबर है, इधर से भी पता चल जाता है। फिर भी आपको चलो ये कुंडली से तो पता चल गया, बहुत सारी कुंडली ऐसी है कि जब कंफ्यूजन होगा, कुछ भी होगा, तो प्रश्न को निकलेगा। खुद के लिए भी करोगे तो भी बेस्ट है, दूसरों के लिए करोगे तो भी बेस्ट। और ये मेरा क्यों इतना परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि मैंने अपना टाइम रेक्टिफाई वो लेवल तक किया हुआ है। अगर आपने किसी को आंसर देना है और आपने अगर बर्थ टाइम प्रॉपर रेक्टिफाई नहीं किया तो आप गलत भी जा सकते हो, तो उस केस के अंदर आपको प्रश्न कुंडली कर लेना है, तो आपका गलती का चांस 0 हो जाएगा। अब 6th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। 6th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड हमें डिजीज के बारे में बताएगा, लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में बताएगा। ये सारी चीजें हैं जिसके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। डिजीज, बीमारी, लोन, पेमेंट रिकवरी। लोन नहीं लेना है, लेकिन किसी को पैसा दिया था, वो दिया हुआ पैसा वापस आएगा कि नहीं, पैसा अभी मेरा फंस गया है, तो क्या वो पैसा वापस आएगा, तो हो गया पेमेंट रिकवरी। उसी तरीके से कोर्ट केस के रिलेटेड लिटिगेशन, मेरे ऊपर कोर्ट केस होगा नहीं होगा, या ऑलरेडी कोर्ट केस हुआ है तो उसका डिसीजन क्या आएगा, मेरी फेवर में आएगा कि मेरे अगेंस्ट में आएगा। विन और लॉस, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीए, सीएस, ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जा रहा हूं, क्या मैं या मेरा लड़का कोई भी देने जा रहे हैं, क्या हम क्लियर कर पाएंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको 6th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड से इसका आंसर मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं डिजीज की। बीमारी के लिए फेवरेबल नंबर कौन से और नेगेटिव नंबर कौन से। अगर 6 कस्पल्स ऑफ लॉर्ड की स्क्रिप्ट में 6, 8 और 12 आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, डिजीज बॉडी एंड सीरियस डिजीज और हेल्थ इश्यूज। क्योंकि 6th हाउस तो हेल्थ का है ही है, सॉरी डिजीज का है ही है, और साथ में 8 और 12 मिल गया तो उसने हेल्थ इश्यूज देना ही देना है। अब देखो टोटल कॉम्बिनेशन कौन सा है, 1 नंबर सेल्फ का, बॉडी का, 6 नंबर इलनेस का या डिजीज का, 8 नंबर पेन, सर्जरी, क्रॉनिक डिजीज और एक्सीडेंट, 12th हॉस्पिटलाइजेशन या तो लॉस ऑफ सेल्फ या तो देह का व्यय। अब 5th हाउस प्राइमरी हाउस है हेल्थ एंड हीलिंग के लिए, 9th हाउस लक है, फॉर्च्यून है, और 11th हाउस क्या है, स्पीडी रिकवरी, गेन्स, जो दवाई ले रहे हो उसका फायदा होगा, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनता है, देखो 1, 5 और 11 है तो क्या हो गया, गुड हेल्थ, क्योंकि 1st हाउस बॉडी का है, 5th हाउस डिजीज को नेगेट करता है तो डिजीज को खत्म करेगा तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और 11th हाउस फुलफिलमेंट का है, विश फुलफिलमेंट। दूसरा एक कॉम्बिनेशन 1, 5, 9, 11, तो ऊपर तो जो है ही है उसके साथ में 9 नंबर, मतलब आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी दवाई कर रहे हो, उसमें आपको भाग्य का भी सहारा मिलेगा, आपका रिकवरी फास्ट होगा। 1, 5, 9, 11, तो ये 2 पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन कौन से, पहला तो 1, 6, 12। 1, 6, 12 मतलब क्या, 1 नंबर बॉडी, 6 नंबर बीमारी, और बीमारी के चलते हॉस्पिटलाइजेशन या तो वीकनेस, हर बार हॉस्पिटल नहीं जाता इंसान, वीकनेस भी होती है, बहुत वीकनेस होती है, तो वो कौन सा होता है, 12th हाउस वीकनेस का है। तो 1, 6 और 12 इसका मतलब क्या हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू डिजीज या तो फिर वीकनेस ड्यू टू डिजीज। अब 1, 8, 12 मतलब क्या, बहुत खराब हेल्थ रहेगी या फिर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। 1st हाउस बॉडी का, 8th हाउस सर्जरी का, 12th हाउस हॉस्पिटल का। 1, 6, 8, 12 तो सर्जरी या तो ऑपरेशन ड्यू टू डिजीज, कोई ऐसी बीमारी है जिसके चलते सर्जरी होगी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। एंड 1, 6, 8, 12 का एक और मीनिंग होता है, मान लो हर बार सर्जरी नहीं होती है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कारक तत्व के ऊपर। 1, 6, 8, 12 है और मंगल है तो समझ जाना कि सर्जरी है। 1, 6, 8, 12 है और केतु है तो सर्जरी को इंडिकेट करता है, वो क्लियर दिखता है। लेकिन 1, 6, 8, 12 है और समझो फॉर एग्जांपल मरकरी है, तो वो केस के अंदर क्या होगा, वो लाइफ लॉन्ग डिजीज दे देगा,
हेल्थ खराब कर देगा, लेकिन हर बार सर्जरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं कारक तत्वों से जजमेंट हम ले सकते बेनिफिट हैं। एंड मैलेफिक, मैलेफिक होगा तो बेनिफिक मैलेफिक तो एक पार्ट है, लेकिन सर्जरी का कारक कौन है? मार्स और केतु। हाँ तो अब जब मार्स और केतु है और साथ में 1 6 8 12 है तो वो सर्जरी देता ही देता है, क्योंकि वो कारक भी है और उसके नंबर्स भी है उसके पास। बराबर। लेकिन मर्क्यूरी है फॉर एग्जांपल या जुपिटर है तो वो कारक नहीं है सर्जरी का, बट नंबर के हिसाब से बैड हेल्थ तो है, 1 6 8 12 तो दे ही रहा है। तो क्या करेगा वो? लॉन्ग टर्म डिजीज, लॉन्ग टर्म बीमारी दे देगा। अभी मैंने 3 दिन पहले एक लाइव सेशन किया था फेसबुक पे, एक कुंडली मेरे सामने ओपन हुई, वहां पर मैंने देख के उनको पूछा, जुपिटर का कनेक्शन आ रहा था, जुपिटर था एक और हाउस में? 6 8 12 हाउस बाउस जाने दो, जुपिटर था और साथ में कनेक्शन था 6 8 12 का। हाँ। तो मैंने उनको सीधा सवाल ये पूछा, दशा देख के तुरंत बोला कि 2020 मार्च 2020 के बाद आपको लीवर से या इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई या फिर आपके श्वसन तंत्र से, रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई कोई डिजीज या कोई बीमारी है क्या? सबसे पहले ये बताइए। उन्होंने कंफर्म किया, यस, लॉकडाउन से मुझे ये बीमारी चालू हुई है। इंस्टेंट फटाक से आप देख के बता सकते हो। अभी मैंने कुछ नहीं किया, 6 8 12 तो समझ में आ गया, और जुपिटर का जो कारक तत्व है डिजीज के रिलेटेड वो पकड़ा और सीधा सवाल पूछा। यहां पर दशा देख ली, मार्च 2020 से जुपिटर चालू हो रहा था। तो भाई जुपिटर से जुड़ा हुआ बीमारी हो सकता है। पहला तो ये चीज हाँ, आप वो जब इतने confirm। लोगों के सामने लाइव में कंफर्म करता है तो आपकी एक वैल्यू बढ़ती है। अब सवाल ये आता है, कि इसको रिकवर कब होगा? मैंने सीधा क्या किया, जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है, गुरु के बाद कौन आएगा? शनि। शनि गुरु के बाद आएगा शनि। शनि का मैंने नंबर देख लिया, शनि 5 नंबर को दिखा रहा था, लेकिन साथ में 6 भी था। तो मैंने क्या उनको बोला कि अभी आपका जितना प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा जनवरी 26 से। वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं जाएगा, उसके चलते थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, बट मेजर हद तक सॉल्व हो जाएगा। ये उसका आंसर है। अब लाइव के अंदर तो 2 5 5 मिनट में फटाफट आंसर करना होता है। कैसे करोगे? इस तरीके से करोगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। सर 8 और 12 आपने क्या बोला उसको? क्रॉनिक डिजीज, बीमारी, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो ना, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म 1 8 और 12 है ना उस चीज के हाँ, लिए। यहाँ लिखा है ना, मतलब सर्जरी में जुपिटर इसलिए सर्जरी वो कुछ नहीं है, हाँ, सीधा वो long term सर्जरी बोला मैंने ये। नहीं किया। यस, अच्छा, हाँ, बस ओके। अगर जुपिटर के बदले मार्स और केतु होता तो मैं ये बोलता कि डिजीज के चलते सर्जरी भी हुई है क्या आपकी। बट यहाँ पर मैंने सीधा पूछा कि इस चीज का प्रॉब्लम है और इस तारीख से चालू हुआ है, बस कंफर्म हो और गया। ये अंतरदशा की बात थी। अंतर्दशा में भी ये इतना रिजल्ट देता है। डेफिनेटली अभी आएगा ना, ये वही है। ये देखो नीचे ही लिखा है, सम डिजीज आर रिलेटेड टू दशा एंड भुक्ति ओनली। भुक्ति मींस अंतरदशा, महादशा एंड अंतरदशा, दशा एंड भुक्ति से रिलेटेड कुछ डिजीज होते हैं, तो वो उतनी ही अंतरदशा के लिए या उतनी ही महादशा के लिए एप्लीकेबल होंगे। जैसे ही दशा खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग देखना बचपन में बहुत बीमार रहते हैं, हाँ। शुरू के समझो कि 10 साल 11 साल था या 6 7 साल तक बहुत बीमार रहता है, उसके बाद में पूरा हेल्थ चेंज हो जाता है उसका, लाइफ में फिर कभी बीमार नहीं होता। लेकिन वो टाइम पे इतना बीमार होता है, माँ बाप को लगता है कि ये क्या करेगा और कैसे जिएगा, फिर बहुत अच्छी हेल्थ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, ये जो डिजीज है कुछ डिजीज टाइम पीरियड के हिसाब से तो वो दशाओं के रिलेटेड होते हैं। दशा खराब आती है, हेल्थ के लिए सपोर्टिव नहीं होती है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। जब हेल्थ से सपोर्टिव दशा आ जाती है तो हेल्थ अच्छी हो जाती है। अब ये जो लाइन हमने मिस की वो पढ़ लेते हैं। 6 कस्पल सबलॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड अपने कारक तत्व के हिसाब से भी डिजीज देते हैं। जो मैंने यहाँ पर पकड़ा, इंटेस्टाइन है या लीवर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, तो मैंने कैसे पकड़ा? कारक तत्व से पकड़ा, कारक तत्व और उसके हाउसेस को कनेक्ट किया। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, अपने प्लानेटरी कारक तत्व से भी डिजीज को दिखाते हैं, और वो कौन सा डिजीज उसको लाइफ टाइम रहेगा या दशा के हिसाब से रहेगा वो भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में, बोन रिलेटेड डिजीज हो सकता है। मून है तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मून है तो पागलपन हो सकता है, मून है तो डिप्रेशन हो सकता है। नीचे मैंने लिस्ट दिया है आपको सब। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन जब हम पकड़ेंगे, फेवरेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन कौन सा है।
अब एलिमेंट्स ऑफ प्लैनेट रिलेटेड टू हेल्थ, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर वीनस का वो टाइम पीरियड हाँ, चालू Venus होगा, time चालू था। वीनस का टाइम पीरियड चालू होगा और वीनस कहीं ना कहीं 8 और 12 से कनेक्टेड होगा तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है 8 और 12 से कनेक्टेड होगा। डेफिनेटली, या इवन 6th हाउस से भी हो सकता है। हाँ वो वीनस एंड 6th हाउस तो आप यूरिन इन्फेक्शन कह सकते हो। हाँ बस यही पूछ रही हूँ। वीनस हाँ एंड 6 और 8 है हाँ तो गंभीर यूरिन इन्फेक्शन। हाँ तो किडनी का वीनस 6, 8 और 12 है तो यूरिन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए या यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, सीवियर मुझे। सीवियर हो जाएगा। और वीनस 1, 6, 8, 12 है तो यूरिन इन्फेक्शन के चलते सर्जरी होगी, हॉस्पिटल में जाएगा, सर्जरी के बाद ठीक होगा। है तो सब जगह पे वीनस, लेकिन वीनस और खाली 6 है तो इन्फेक्शन, मतलब यूरिन इन्फेक्शन, हाँ बस वही। क्योंकि वो किडनी से कनेक्टेड है। लेकिन वीनस 6, 8, 12 है तो गंभीर, मतलब 6 और 8 है तो भयानक यूरिन इन्फेक्शन, डेंजर। 6, 8, 12 है तो उसके चलते हॉस्पिटल तक जानी पड़े ऐसी नौबत आ जाएगी, वैसा इन्फेक्शन। इसमें क्या है, वो हैरान ज्यादा होगा, दुख दर्द उसको पीड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होगा 6 और 8 है तो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत आ जाएगी वीनस एंड 6, 8, 12 है तो। और अगर वीनस के साथ में 1, 6, 8, 12 है तो उसके चलते सर्जरी भी होगी। इस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए वो भी हम क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं, जिससे वो उस दिशा में मेडिकल ट्रीटमेंट करे तो उसको रिकवरी अच्छी हो जाएगी। 6th हाउस बीमारी का है, 6th हाउस को नेगेट करता है 5th हाउस। 6th हाउस डिजीज का तो 5th हाउस ऐसी डिजीज का, ऐसी मेडिसिन का कि जो रिकवर हो सके, तो वो 5th कस्पल सबलॉर्ड हमें बताता है। तो जब आपने कुंडली देखी और किसी का 5th कस्पल सबलॉर्ड अगर सन है तो आप क्या गाइड करोगे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट करो, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर वही 5th कस्पल सबलॉर्ड मून और वीनस है तो क्या करोगे, होम्योपैथिक मेडिसिन का आप गाइड करोगे। मार्स है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी करनी पड़ेगी या इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा। मरकरी है तो इलेक्ट्रोथेरेपी या तो रेडिएशन ट्रीटमेंट। जुपिटर है आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी। सैटर्न है तो प्राचीन पद्धति, जूनी पुरानी पद्धति, घर घराव इलाज, दादी माँ के नुस्खे, ये सब काम करेंगे उसके ऊपर। और यहाँ पर अगर देखें तो एक्यूपंक्चर भी उसमें आता है एंड मड थेरेपी भी उसमें आती है। फिर राहु तो यूनानी मेडिसिन, ये भी एक मेडिसिन का अलग से प्रकार है। यूनानी मेडिसिन करनी पड़ेगी, या तो बीमारी ठीक करने के लिए उसको बाबा बुआ के पास लेके जाना पड़ेगा, वो हु करके वो झाड़ वाड़े से घुमाते हैं ना माथे पे, वो करना पड़ेगा। कोई तंत्र का या कोई ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेना पड़ सकता है हेल्थ से रिकवरी करने के लिए। और अगर केतु है तो किस तरीके से हीलिंग होगा, मंत्र से, आयुर्वेदा से, योगा से और मेडिटेशन। तो आप जब इस चीज को देखो तो आप क्लाइंट को गाइड कर सकते हो। आप जो अगर सवाल आपको दिल से पूछ रहा है उसको जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो आप लिख के ले लो मेरे से, जो आपको आंसर आएगा उस हिसाब से होगा होगा और होगा प्रश्न कुंडली में ना? प्रश्न कुंडली में। तो अब ये जो है, ये कुंडली में हम 6th हाउस का प्रॉमिस देखेंगे, ये व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए क्या क्या देखेंगे, पहले तो बीमारी का चेक करना है तो 6th कस्पल सबलॉर्ड को चेक करेंगे। 6th कस्पल सबलॉर्ड कौन है ये कुंडली में, मर्क्यूरी के नंबर्स कौन से हैं, 9, 3, 1, 4, 7, 10। मरकरी का स्टार लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर के नंबर्स 3, 9, 8, 1, 4। सब लोग ना, हाँ अभी सब लॉर्ड, लेकिन जुपिटर के नंबर मिले। हाँ तो मरकरी, जुपिटर और सब लॉर्ड किसका, मरक्यूरी। हाँ सब मरकरी की बात चल रही है। वीनस, सब लॉर्ड वीनस। सब लॉर्ड वीनस और वीनस के नंबर
3, 10, 7, 6, 11. मरकरी टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है, टेनेंटेड है। Tenanted है। जुपिटर नक्षत्र है, उसके ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करना पड़ेगा। वीनस अनटेनेंटेड है, उसके ऊपर भी एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करना पड़ेगा। जुपिटर के साथ में कंजंक्शन ऑपोजिशन में है वीनस एंड कंजंक्शन में है सैटर्न। सैटर्न है और वीनस है। वीनस के नंबर तो हमारे पास है 3, 10, 7, 6, 11। वीनस का नंबर, सैटर्न का नंबर है 3, 9, 8, 2। सबलॉर्ड लेवल पे वीनस है। वीनस के साथ वीनस फाइनल ऑथोरिटी है, तो वीनस के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन क्योंकि वन टेनेंटेड है, सूर्य, मंगल, जुपिटर एंड सैटर्न। सूर्य, मंगल, जुपिटर, सैटर्न। सूर्य के नंबर देखो हेल्थ के लिए, अभी देखो हेल्थ के लिए अच्छे नंबर कौन से? 1, 5, 9, 11। हेल्थ के लिए नेगेटिव नंबर 6, 8 और 12। अब वीनस सूर्य के अंदर देखते हैं, हमें जो काम के है उसमें से कोई नंबर है क्या? चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव? नहीं है कोई भी। 9 नंबर है हमारे काम का। हाँ, क्या कोई नहीं है? हाँ। दोनों ना 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 बोल रहे। 9 नंबर है काम का। मंगल के पास जो हमें जरूरत है उसमें से है 5 और 12। मंगल के पास 3, 7, 10, 5, 12, 5, 12। 5 और 12। जुपिटर के पास कुछ नहीं है। 8 नंबर है जुपिटर के पास, 1 और 8 क्योंकि 1 नंबर बॉडी का है और 8 नंबर सर्जरी का। एंड सैटर्न अगेन 8। 9 भी है। सैटर्न में 3, 9, 8। हाँ 9 बराबर है। अब देखो 6th कस्पल सब लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस को दिखाएगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि हेल्थ के लिए पॉजिटिव नंबर है, तो 1 नंबर आ रहा है। फिर 5 देखो 11 आ रहा है। हाँ। नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। मर्क्यूरी को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि ये तो टेनेंटेड है, तो इसको अभी कुछ नहीं करना है। सीधा हमें स्टैटिक प्रॉमिस चेक करने के लिए सीधा नक्षत्र पे आएंगे क्योंकि मरकरी टेनेंटेड है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है, मेरे पास पॉजिटिव नंबर मिले 1 और 11। नेगेटिव नंबर मुझे कौन से मिले? 8। इधर भी 8 है। 12 नहीं है किधर भी। 6 नंबर है। पॉजिटिव 1, 11, नेगेटिव 6 और 8। 9 नंबर इधर बराबर। 1, 9, 11, नेगेटिव नंबर 6 और 8। अभी और आगे चल के मुझे फाइनल कंफर्मेशन चाहिए, तो सबलोड के पास जाऊंगा। सबलोड के पास कौन से नंबर है? 1 है, 5 है, 9 है, 11 है। 1, 5, 9, 11। नेगेटिव नंबर 6, 8, 12। तो 6, 8 और 12। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इसका मतलब क्या निकालोगे अभी? दशा से। परफेक्ट। दशा के हिसाब से अगर दशा सपोर्टिव है तो हेल्थ अच्छी रहेगी, दशा नेगेटिव आएगी तो हेल्थ डाउन रहेगी। उसकी दशा जो 6, 8, 12 दिखा रही होगी तो हाँ, जो दशा के अंदर 1, 5, 9, 11 एक्टिवेट होता होगा वो दशा के अंदर हेल्थ अच्छी रहेगी। जो दशा के अंदर 6, 8 और 12 एक्टिवेट होता होगा वो दशा के अंदर हेल्थ डाउन रहेगी। सीधा सीधा समझ में आता है। तो सर इसमें हॉस्पिटल भी जाने का योग हो सकता है ऐसा ना? हाँ हो सकता है, हुआ है और गया भी है व्यक्ति। अच्छा, ऑलरेडी किसी की है आपको पता है? हाँ, और गया भी है व्यक्ति। ठीक है। अब वो अंतर दशा के ऊपर आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम स्टैटिक प्रॉमिस देख रहे हैं। ये जितने भी प्रॉमिस मैं आपको करवा रहा हूँ सब दशा के अंदर मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाऊंगा। कौन से टाइम पे सर्जरी हुई, कौन से टाइम पे फ्लैट लिया, कौन से टाइम पे क्या हुआ। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी कुंडलियों के अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे दशा एंड स्टैटिक प्रॉमिस, तो आपको एकदम क्लियर होगा। अभी फिलहाल बात चल रही है स्टैटिक प्रॉमिस की, तो अब स्टैटिक प्रॉमिस देख के आप क्या कहोगे? अभी यही क्लाइंट आपके सामने बैठा है, हेल्थ का पूछ रहा है, आप क्या कहोगे? मतलब जो दशा अगर फेवरेबल होगी तो जब वो आएगा अभी आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। हाँ, तो दशा को देखना है। हाँ। समझो दशा चल रही है 1, 5, 9, 11 और वो एकदम खुश है, अरे मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ होने वाला ही नहीं है। थोड़ा संभालना थोड़ा। हाँ, क्योंकि जिसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है वो तो ऐसे ही हवा में रहता है। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें पता चला भाई तेरी दशा 2027 में खत्म हो रही है, अभी तक तो 1, 5, 9, 11 है,
लेकिन 2027 के बाद में 28 से जो दशा शुरू हो रही है उधर 6 8 12 है। तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसको पहले से ये कह सके कि भाई 2028 से जो दशा शुरू हुई है उसमें ध्यान रखना, हेल्थ बहुत हद तक खराब हो जाएगी। और दूसरा, अभी से मेडिक्लेम लेके रखो। 1 5 9 11 वाला अगर उसको शुक्र की 20 साल की महादशा मिल गई ना तो वो ऐसे ही बोलेगा क्या जरूरत है मेडिक्लेम का, कुछ नहीं होता है, देख मुझे कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, वो अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही ऐसे हैं कि जिसने देखा आने वाले टाइम में 6 8 12 है, भाई तेरी हालत खराब होने वाली है, उतना तो समझ ले, हेल्थ का ध्यान रखना और मेडिक्लेम पहले लेना। ध्यान रखने में क्या करेगा, जिम करेगा, खाना खाएगा बराबर से, लेकिन किधर एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, वो तो किसके हाथ में नहीं है। वो टाइम पे मेडिक्लेम ही लेना है तो मतलब लिया होगा तो ही उसको फायदा है। और अभी किसी कोई ऐसा व्यक्ति आया जो अभी बेचारा परेशान है 6 8 12 से, उसका उल्टा, मैडम परेशान हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ, हेल्थ बहुत खराब रहती है, क्या करूं। आपने सब देखा, उसको जो गाइड करना था किया, लेकिन आपने देखा कि 2029 से 1 5 9 11 की दशा आ रही है। आप सीधा क्या कहोगे, सर जो अभी मैंने बताया उतनी रेमेडीज करो, वो सब के ऊपर ध्यान दो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, वो करो। लेकिन 3 साल के बाद, अभी 229 है तो 5 साल के बाद आपको ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है, और मान लो ये शुक्र का 20 साल है सर, इसके बाद में आपकी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। आप लिख के दे सकते हो, उसको क्लियर कट बता सकते हो। आया समझ में। और केतु है और 6 8 12, क्योंकि शुक्र के पहले केतु की दशा आती है, केतु 6 8 12 2 4 बार तो सर्जरी कर चुका होगा वो, बट उसके बाद में आप क्लियर बोल सकते हो 29 से जो दशा आ रही है उसके अंदर आपको कभी कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। इतना परफेक्ट आप आंसर दे सकते हो किसी भी व्यक्ति को। आई बात समझ में डिजीज का। अब ये व्यक्ति को किडनी स्टोन था। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, सबलॉर्ड का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। अभी मरकरी का तो किडनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, जुपिटर का भी नहीं है किडनी के साथ। किडनी के साथ लेना देना है वीनस का, और स्टोन का लेना देना है मंगल से। देखो मंगल के कॉम्बिनेशन ने उसको दे दिया, शुक्र और मंगल किडनी स्टोन। अब शुक्र है, आगे चल के जब शुक्र का टाइम पीरियड आएगा तो शुक्र और खाली 6 नंबर देखोगे तो सीधा क्या कह सकते हो, शुक्र से जुड़ी हुई बीमारी डायबिटीज। वीनस एंड 6th हाउस। बट क्या कंडीशन एकदम खराब होगी, वर्स्ट होगी? वर्स्ट नहीं होगी, 11 नंबर है, वर्स्ट नहीं होगी, बट साथ में थोड़ी बिगड़ेगी, क्योंकि वीनस जैसे 6th है, वीनस को नंबर भी सपोर्ट मिल रहा है ना, 8 नंबर 12 नंबर। तो ये व्यक्ति ने अपना डाइट बराबर से मेंटेन किया तो दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा भी डाइट में गड़बड़ किया सीधा डायबिटीज पकड़ेगा, डायबिटीज बहुत खराब हद तक भी जा सकता है, क्योंकि 6 8 12 मिल जाएगा उसको। आ समझ में कैसे हम पकड़ सकते हैं आराम से। नंबर तो यही है, 1 6 8 12 6 8 12 1 5 9 11। तो ये सब नंबर काउंट हो सकते हैं? सब नंबर नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर ये टेनेंटेड अनटेनेंटेड का आपको समझाया है तो इसको तो छोड़ दो, क्योंकि टेनेंटेड है, खत्म हो गई बात। बात आई नक्षत्र के ऊपर। नक्षत्र ने इतने नंबर हमको दिए, लेकिन फाइनल कौन करता है? सब लॉर्ड फाइनल करता है। तो फाइनल सब लॉर्ड करता है, तो सब लॉर्ड के ऊपर ये नंबर है, क्योंकि सब लॉर्ड अनटेनेंटेड है। हमने इसके ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन को भी देख लिया। अगर ये टेनेंटेड होता तो मैं इधर तक रुक जाता, बराबर, तो पीछे नीचे कुछ आता ही नहीं, तो नीचे का कुछ नहीं, 8 12 वगैरह सब निकल जाता। तो खाली में क्या पकड़ता? 6 नंबर, क्योंकि भाई डिजीज की बात चल रही है तो नेगेटिव कौन सा है? खाली 6 है ना, बस 6 नेगेटिव 11 पॉजिटिव। ठीक है, ठीक ठाक रहेगी हेल्थ, 6 11। बट ये सारा गेम अभी जब तक शुक्र तक था तो तब तक तो किडनी स्टोन कहां से भी पकड़ में नहीं आ रहा था। जैसे ही शुक्र के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक किया तुरंत पकड़ में आ गया। दूसरा क्या है? सूर्य है, सूर्य फादर है। फादर से, फादर को जो बीमारी है वो ये व्यक्ति को हो सकती है, कारक तत्व से देखे तो। उसी तरीके से जुपिटर सैटर्न ये सब इधर मैंने लिखा है।
बट सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? वीनस की, क्योंकि वो खुद सबलॉर्ड है, तो वो अपनी इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा, साथ में जिसका जिसका एस्पेक्ट आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है, उस हिसाब से। अच्छा, खाली वीनस को आप देखो तो सर्जरी का नंबर है कहां पर भी नहीं। लेकिन जैसे ही मंगल को पकड़ो, सर्जरी का कारक है, और इसको मंगल को और बॉडी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कहां से मिल गया? जुपिटर से। 1 8 12। तो हेल्थ अच्छी भी रह सकती है, सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है, दोनों चीजें ये व्यक्ति लेकर आया है। बहुत रेयर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसको कंप्लीट 1 5 9 11 ही होगा, ना जिंदगी में खांसी आई, ना बुखार आया, ना सर्जरी हुई, कुछ नहीं, 1 5 9 11 लेकर बैठा है। ऐसी भी कुंडलियां है, मैंने देखी है, ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है। और 5 साल के अंदर लगभग 20 या 21 बार सर्जरी करवाने वाले व्यक्ति को भी मैंने देखा है। 5 साल में 20-21 सर्जरी स्टोन की कुंडली भी है मेरे पास। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम 6th कस्पल सबलॉर्ड से ही देखते हैं। या तो मुझे लोन मिलेगी कि नहीं, या तो मेरा फंसा हुआ पैसा रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं। ये दोनों में से कोई भी सवाल हो, जब भी देखो पैसा मिलने की बात आती है, ऑपोजिट पर्सन से पैसा मिलने की बात आती है, चाहे लोन हो, चाहे हमारा खुद का दिया पैसा वापस लेना हो, चाहे कस्टमर के पास से पैसा लेना हो, जब भी पेमेंट की बात आती है, पेमेंट लेने की, पैसा लेने की बात आती है, तो 6th कस्पल सबलॉर्ड को ही देखना पड़ता है। जब 6th कस्पल सबलॉर्ड 2 6 और 11 नंबर दिखाता है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, अब स्क्रिप्ट कैसे, अभी लिख के किया तो समझ में आया ना, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट के अंदर 2 6 11 दिखाता है तो ये व्यक्ति को लोन आसानी से मिलेगी। ये व्यक्ति को अपना पेमेंट जो किसी को दिया है, पेमेंट नहीं, पहले तो किसी को उधारी पे दिया है पैसा, वो भी वो वापस ले सकता है। कस्टमर से पेमेंट भी वापस मिलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 6th कस्पल सबलॉर्ड 2 6 और 11 को दिखाता है। वहीं पर अगर 6th कस्पल सबलॉर्ड अगर 5 8 और 12 को दिखाता है, पैसा आएगा नहीं, पैसा फंस जाएगा, पैसों का नुकसान होगा। खाली 5 नंबर है तो क्या है, पहले तो ये 2 नंबर को समझते, 2 नंबर तो धन स्थान है। अब 6th हाउस क्यों पकड़ा है? 7th हाउस से हम ऑपोजिट पर्सन को देखते हैं। सामने वाला जब अपनी पैसा जेब से पैसा निकालेगा तो मुझे मिलेगा। अपनी जेब से पैसा निकालना मतलब 7th हाउस, ऑपोजिट व्यक्ति का कौन सा हाउस एक्टिव होना चाहिए? 7th हाउस। ऐसे समझा दो, मेरी जेब से मेरा पैसा बाहर निकलेगा तो कौन सा हाउस होता है? फर्स्ट नहीं, 12th हाउस। ये मैं हूं, मेरी जेब से मेरा पैसा बाहर निकलेगा, मेरी जेब से मैं पैसा बाहर निकालूंगा तो कौन से घर से 12th हाउस। निकालूंगा? 12th हाउस। 12th हाउस से निकालूंगा। सामने वाला ऑपोजिट पर्सन है, तो ये व्यक्ति अपनी जेब से पैसा निकालेगा तो कौन से हाउस से निकालेगा? 6th हाउस। 6th हाउस, क्योंकि वो व्यक्ति से 12वां घर है। हमारे लिए 6th हाउस है, लेकिन सामने वाले के लिए 12वां घर है। तो जैसे मैं पैसा निकालता हूं, मेरी जेब से बाहर जाता है तो मेरा 12th हाउस एक्टिव होता है। उसी तरीके से सामने वाले का एक्टिव कब होगा 12th हाउस? जब मेरी कुंडली में 6th हाउस एक्टिव होगा। इसके लिए हम पेमेंट जब भी रिसीव करने की बात आती है तो 6th कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। अभी 6th कस्पल सबलॉर्ड 2nd हाउस दिखा रहा है, मतलब धन की प्राप्ति, पैसों की प्राप्ति। 6th हाउस किस चीज का है? यहाँ पर मेरे लिए धन, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या? उसका व्यय। 12th हाउस, उसका व्यय। Right. उसका व्यय हुआ तो मुझे मिला, उसने जेब से निकाला तो मुझे मिला। और 11th हाउस इच्छा पूर्ति का। तो जब 6th कस्पल सबलॉर्ड 2 6 और 11 को दिखाएगा तो हमें अच्छे से पैसा मिल सकता है, लोन भी आसानी से मिल जाएगा, किसी को पैसा दिया होगा तो रिकवरी भी आसानी से हो जाएगा, कस्टमर के पास से हम बड़ा पेमेंट भी निकाल सकते हैं। वो 2 6 11। वहीं पर अगर 6th कस्पल सबलॉर्ड ने 5 8 और 12 दिखा दिया तो क्या होगा? 5th हाउस 6th को नेगेट करता है। 8th हाउस मेरे लिए प्रॉब्लम का है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का धन स्थान है। वेल्थ या तो मनी ऑफ ऑपोजिट पर्सन,
यानी कि मेरे पास में पैसा आया ही नहीं ना, उसी के पास में रहा, उसका सेकंड हाउस एक्टिव है। बराबर। मेरा 8 है लेकिन उसका सेकंड है, तो उसका पैसा उसके पास रहा, मुझे मिला ही नहीं। और 12 नंबर, मेरा खुद का 12 नंबर है तो मेरा व्यय है, लेकिन सामने वाले का 6 है। तो जब मेरा 6 एक्टिव होगा तो सामने वाले का 12 एक्टिव होगा, जब मेरा 12 एक्टिव होगा तो सामने वाले का 6 एक्टिव होगा। पैसा आएगा कौन से घर से? पैसा आएगा छठे घर से, वो बात नक्की है। पैसा आएगा सेकंड हाउस से, वो बात नक्की है। पैसा आएगा 11th हाउस से, वो बात नक्की है। तो 2, 6, 11 ये मेरा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरा सेकंड हाउस तो ऑपोजिट व्यक्ति का 8th हाउस, अगर मेरा 6th हाउस तो ऑपोजिट व्यक्ति का 12th हाउस, अगर मेरा 11th हाउस तो ऑपोजिट व्यक्ति का 5th हाउस। तो ये 5, 8, 12। तो जब हमारा 2, 6, 11 एक्टिव होगा तो हमें पैसा मिलेगा, सामने वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरा 5, 8, 11, 5, 8, 12 एक्टिव हुआ है तो पैसा किसको मिलेगा? सामने वाले को मिलेगा, क्योंकि मेरा 5, 8, 12 है। जब मेरा 5, 8, 12 है तो इनडायरेक्टली सामने वाले का 2, 6, 11 है। तो उसको प्रॉफिट है, आपको लॉस। तो उसको पैसा मिलेगा, मेरा लॉस है। और यहाँ पर मेरा 2, 6, 11 एक्टिव है तो इनडायरेक्टली सामने वाले का 5, 8, 12 एक्टिव है, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये चीज बराबर से समझ लेनी है। इतनी सी चीज समझ गई, लोन का आंसर दे पाओगे, पेमेंट रिकवरी का आंसर दे पाओगे, कौन जीता कौन हारा आंसर दे पाओगे, सब आंसर दे पाओगे। बस पूरा लॉजिक इसी के ऊपर है। कस्टमर से बड़ा पैसा आएगा नहीं आएगा, पूरा इसके ऊपर है। सामने वाले व्यक्ति का खर्चा 12th हाउस, मेरा खर्चा मेरा 12th हाउस, सामने वाले व्यक्ति का खर्चा उसका 12th हाउस। कस्टमर जब कोई भी चीज लेता है तो खर्चा करता है ना अपनी जेब से। अब खर्चा करके देता किसको? जिससे कोई चीज खरीदता है। अभी आपसे कंसल्टेशन लिया कोई क्लाइंट ने तो उसकी जेब से पैसा निकला, उसने आपकी सर्विस को खरीदा। जब उसकी जेब से निकला तो उसका 12th, आपका 6th। बस घूम फिर के लॉजिक यही है, 2, 6, 11, 5, 8, 12। मरते दम तक इसको याद रखना है, जिंदगी भर जब तक एस्ट्रोलॉजी में हो। 2, 6, 11, 5, 8, 12, 2, 6, 11, 5, 8, 12। इसमें फिर ऐड कर सकते हो 2, 6, 11 के साथ में 10th है, तो 10th हाउस क्या है भाई? 10th हाउस फेम का है, 10th हाउस रिकॉग्निशन का है, वो बात अलग है। बट 2, 6, 11 मेन चाहिए और 5, 8, 12 पेमेंट नहीं आने के लिए चाहिए। वेदर आई विल रिसीव मनी, माई मनी बैक या फिर लोन, तो देखो ये मैं आपको अच्छे से समझा दिया। 2, 6, 11 या फिर 5, 8, 12। हु विल गिव द लोन? अब ये सारे सवालों के जवाब है ना आपको प्रश्न कुंडली से बहुत अच्छे से मिलेंगे। इंडिविजुअल कुंडली से भी मिल सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा प्रश्न कुंडली यूज करो। अगर 6th कस्पल सबलॉर्ड सूर्य होगा और 9th हाउस को दिखा रहा होगा तो कौन लोन देगा? फादर लोन दे सकते हैं। मतलब 6th कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है और उसकी स्क्रिप्ट में कहां पर भी 9 नंबर आ रहा है, 6 नंबर तो आ ही रहा है। अच्छा, तो पापा की हेल्प से पैसा मिलेगा? फादर लोन देंगे। सूर्य फादर का कारक है। 6 इधर इधर देखो, मेरे सामने मत देखो। सूर्य फादर का कारक है, छठा घर लोन का है, 9th हाउस फादर का है, तो फादर लोन देंगे। उसी तरीके से अगर मून है और यहाँ पर 6 है मतलब लोन है, लेकिन 4 नंबर है तो कौन पैसा देगा? मम्मी लोन देगी। पैसा मम्मी की तरफ से मिलेगा। वैसे जी वो कारक तत्व के हिसाब से अगर उसी जगह पे सूर्य है और 10th हाउस है, 10th हाउस गवर्नमेंट का है, तो लोन तो देगा, लेकिन कौन देगा? गवर्नमेंट देगा, फादर नहीं देंगे। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, 10th हाउस गवर्नमेंट का है, छठा घर लोन का है। सूर्य 6 और 10 मतलब क्या? गवर्नमेंट से लोन मिलेगा। सूर्य 6 और 9 फादर से लोन मिलेगा। मदर का तो मैंने आपको समझाया। उसी तरीके से अगर मंगल है और 3rd हाउस है तो छोटा भाई, मरकरी है और 3rd हाउस है तो नेबर, जुपिटर एंड 5th हाउस है तो सन या डॉटर लोन दे सकते हैं, सैटर्न एंड 7th हाउस है तो वाइफ दे सकती है, वीनस एंड 8th हाउस है तो इन-लॉज लोन दे सकते हैं। वीनस हो तो वाइफ इधर वीनस, सैटर्न के बदले वीनस आएगा। हाँ, इधर वीनस आएगा क्योंकि वेनु वो मुझे मालूम है, क्योंकि वीनस हाँ वीनस कारक है डेफिनेटली। इधर मैं करेक्शन कर दूंगा। वीनस एंड 7th हाउस तो वाइफ, लेकिन वहां पर वीनस एंड 8th हाउस तो इन लॉज, सामने वाले मतलब वाइफ का फैमिली से लोन मिल सकता है। और यहाँ पर वीनस एंड 11th हाउस तो फ्रेंड लोन दे सकते हैं।
एक्चुअली फ्रेंड का कारक मरकरी है, यहाँ पर मर्क्यूरी आएगा। मैं जब आपको ये भेजूंगा तो करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर मर्क्यूरी एंड 11th हाउस तो फ्रेंड्स, एंड वीनस एंड 7th हाउस तो वाइफ। बट लॉजिक आपको समझ में आएगा, जो प्लैनेट है वो कारक तत्व पकड़ना है, उससे हम कौन सा रिलेशन देखते हैं और उसके साथ में उसके कनेक्टेड घर आ रहा है तो वो व्यक्ति से आपको लोन मिलेगा। किसी का काम रुका हुआ है, आपके पास आता है, पूछता है मैडम ये काम रुका हुआ है, पैसों की जरूरत है, लोन मिल सकता है क्या? करो प्रश्न कुंडली। अगर 6th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड में 2, 6, 11 आ रहा है तो पहली बात तो भाई लोन मिल सकता है। फिर आपने देखा 6th कस्पल सबलॉर्ड कौन बन रहा है, आपने देखा 5th कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है तेरा 6th कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी। आप क्या कहोगे? एक तो फ्रेंड के पास ट्राई कर, इधर उधर किधर मत जा, फ्रेंड के पास ट्राई कर, नेबर के पास ट्राई कर। मर्क्यूरी ऑनलाइन का भी कारक है, हालांकि यहाँ पर 3 नंबर चाहिए। अगर 3 नंबर हो और मर्क्यूरी हो तो क्या कह सकते हो, ऑनलाइन लोन का एप्लीकेशन कर तो फटक से काम होगा, जल्दी काम होगा। और यहाँ पर ही अगर 6 कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में 5, 8, 12 हो गया, भाई थोड़े टाइम के लिए भूल जा, लोन मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर वो लाख धक्के खाए, लोन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। प्रश्न कुंडली जेन्युइन है तो फिर मैटर खत्म हो गया। अभी उसी तरीके से हाउ विल आई गेट द लोन और गेट माई मनी बैक। हाँ, लोन किस तरीके से मिलेगा या मेरा पैसा किस तरीके से वापस आएगा, स्पीड में आएगा, स्लो आएगा, टुकड़े में आएगा, एक साथ आएगा, वो अभी हमें पता चलता है। अगर 6 कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है या फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है तो क्या होगा, लोन विल बी रिसीव्ड इन बिग अमाउंट थ्रू गवर्नमेंट। मतलब आपको 50 लाख का लोन चाहिए और गवर्नमेंट एक ही साथ में आपको 50 लाख का लोन दे देगा। इसका सिंपल मीनिंग है। कनेक्शन किस चीज का चाहिए, सूर्य का चाहिए। हाँ। और फेवरेबल नंबर चाहिए। या फिर क्या है, मनी बैक इन बिग अमाउंट, किसी से पैसा वापस लेना है तो भी सीधा सीधा अमाउंट के अंदर उसको बड़ा पैसा एक साथ में रिटर्न भी आ जाएगा। बहुत बार होता है ना, हमने किसी को दिया 50 लाख लेकिन वो अपने को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख टुकड़े टुकड़े में वापस देता है। बस वो सब चीजें हैं। अब अगर यहाँ पर 6 कस्पल सबलॉर्ड अगर मून है तो क्या उसका आंसर निकालेंगे। मून है तो पैसा जो आपको लेना है वो जल्दी वापस आ जाएगा, क्विकली। मून फास्ट है, फटाक से पैसा वापस आ जाएगा। दूसरा, मम्मी के थ्रू लोन मिल सकता है, वो तो हमने देख लिया। एंड ही और शी विल गेट मनी बैक थ्रू प्यार मोहब्बत, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, प्रेम से बात करेगा, शांति से हो जाएगा। वहीं पर अगर मंगल आता है तो क्या होगा, एक तो सडनली वापस आ जाएगा, लोन मिल जाएगा, सडनली अचानक से मिल जाएगा। दूसरा, उसको क्या करना पड़ेगा, डर्टी ट्रिक्स या तो फाइट, झगड़ना ही पड़ेगा तब भी जाके पैसा मिलेगा। प्रश्न कुंडली किया, 6th हाउस देखा, मंगल आया तो बोलने का जा लड़ाई कर, मगजमारी कर, उसके साथ हाथापाई कर, एकाध लाफा वाफा ठोक दे तो ही पैसा आएगा, बाकी नहीं आएगा। फाइटिंग का कारक है मंगल। हाँ, लेकिन अगर मंगल के साथ में 5, 8, 12 आ रहा है तो कितना भी फाइटिंग करेगा कुछ मतलब नहीं है। रिकवरी के नंबर होने चाहिए 2, 6, 11, फिर मंगल आएगा तो लड़ो, वरना मत, शांति से बैठो। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मंगल लिटिगेशन का भी कारक है तो उसको ये भी कह सकते भाई कोर्ट केस कर, कोर्ट केस से पैसा मिलेगा। 2, 6, 11 है, इसके लिए मिल तो जाएगा। अब तेरी ताकत है तो उससे लड़ाई झगड़ा कर। बहुत बार सामने वाला ताकतवर होता है, हमारे पास क्लाइंट आया, उसका इतना ताकत नहीं होता है कि वो फाइट करे, मतलब फिजिकली फाइट करे, कोर्ट केस कर, या कोर्ट केस का धमकी तो दे उसको कम से कम, तो भी पैसा दे देगा, क्योंकि मंगल है। मंगल कोर्ट केस को रिफाइन करता है। अगर मर्क्यूरी आया तो क्या होगा, ही विल गेट अ लोन इन इंस्टॉलमेंट, टुकड़ों टुकड़ों में लोन मिलेगा उसको। लोन मिलेगा भी टुकड़े टुकड़ों में, रीपेमेंट मतलब वापस आएगा वो भी टुकड़े टुकड़े में आएगा। देखो, मर्क्यूरी 1 से ज्यादा तो क्या है, 1 से ज्यादा बैंक में लोन अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही बैंक में लोन अप्लाई करके बैठेगा तो नहीं चलेगा। मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट बैंक भी क्या करेगा, एक तो क्या है 50 लाख की लोन चाहिए तो 25-25 का 2 बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा। फिर बैंक भी क्या करेगा, पहले 10 लाख देगा, फिर 5 लाख देगा, फिर 10 लाख देगा, टुकड़े टुकड़े में आएगा। और उसको भी 1 से ज्यादा बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा। मीडिएटर और एजेंट या ऑनलाइन, मैंने बोला ना अगर मर्क्यूरी है तो ऑनलाइन भी कर सकता है।
अगर कोई प्रश्न कुंडली करते हो और उसमें ऐसा कुछ मर्क्यूरी या ऐसा कुछ आता है तो क्या कर सकते हो, उसको बोलने का भाई तू डायरेक्ट अप्लाई मत कर, किसी एजेंट के थ्रू कर। लोन दिलाने वाले भी एजेंट होते हैं, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर तो तेरा लोन जल्दी पास होगा। या मीडिएटर को रख सकते हैं बीच में। अगर जुपिटर है तो क्या होगा, ही विल गेट अ लोन इन वन गो, एक ही बार में बड़ा पैसा मिल जाएगा क्योंकि जुपिटर बड़ा है। और रिकवरी में भी क्या है, इजीली रिकवर भी हो जाएगा। एक तो जुपिटर मेलेफिक नहीं है, बेनिफिक है। जुपिटर बड़ा है तो वापस लेना होगा तो भी एक साथ में आ जाएगा, लोन चाहिए तो भी एक साथ में मिल जाएगा, इजीली काम हो जाएगा। अगर वीनस है तो लोन इजीली मिल जाएगा क्योंकि वो भी बेनिफिक है। उसी तरीके से प्यार मोहब्बत, वीनस भी प्रेम का कारक है। एंड लोन थ्रू प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस से लोन ले सकता है। गवर्नमेंट में जाना नहीं है, प्राइवेट फाइनेंस में जाना है। सैटर्न है तो पहले तो देखो सैटर्न श्रिंक करता है, तो जितना एक्सपेक्ट किया होगा उससे कम मिलेगा। लोन चाहिए 50 लाख का लेकिन 50 पूरा नहीं मिलेगा, 40 मिलेगा, 45 मिलेगा, लेकिन 50 पूरा नहीं मिलेगा, श्रिंक कर देता है। He will not get expected loan and he will have to pay lot of efforts to get the loan. हार्डवर्क का कारक है सैटर्न, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लोन मिलेगा। और डिले के बाद मिलेगा। लोन की रिक्वायरमेंट है 15 दिन में, लोन मिलेगा 2 महीने में। डिले का कारक है सैटर्न। He or she will have to take lot of efforts in getting money back. उसी तरीके से अगर पैसा वापस निकालना भी है किसी का तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पैसा फंस जाता है, पैसा स्टक हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर सैटर्न आ गया, 8 और 12 आ गया तो फिर पैसा आएगा ही नहीं। अगर 6 कस्पल सबलॉर्ड राहु केतु है तो क्या होगा, अगर राहु है तो चीटिंग, लोन लेने के लिए बैंक से या कहीं से भी लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म चलाना पड़ेगा। वो फिर गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करो या गलत इंफॉर्मेशन दो या जो घूस खिलाना है तो घूस खिलाओ, वो सब अंडर टेबल है, इलीगल है। बट इलीगल काम करना ही पड़ेगा तब भी उसको लोन मिलेगा, बाकी लोन नहीं मिलेगा। राहु आ गया तो देखो गलत रीजन देना पड़ेगा, रीजन भी गलत देना पड़ सकता है। एंड ही माइट हैव टू साइन फेक डॉक्यूमेंट्स, सब चीटिंग करना पड़ेगा। टू गेट हिज मनी बैक ही विल हैव टू यूज साम दाम दंड भेद। राहु केतु में इस तरीके से है। और उसके राशि लॉर्ड को भी देख सकते हो, बट ठीक है, राहु केतु खुद भी आ गया तो एक हो जाएगा। और एक चीज है, अगर केतु आया तो टुकड़ों टुकड़ों में पैसा आएगा। केतु क्या करता है, डिटेच करता है, कट करता है। तो केतु आएगा तो टुकड़े टुकड़े में पैसा वापस आएगा, एक साथ में पैसा वापस नहीं आएगा। अब सोर्स ऑफ द लोन कौन बनेगा, कि कहां से लोन मिल सकती है, वो तो हमने रिलेशन देखा था। लेकिन अगर 6 कस्पल सबलॉर्ड में 4th हाउस आ रहा है तो क्या है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करो, लोन मिल जाएगा। 6th हाउस में 2nd हाउस आ रहा है तो लोन कैसे मिलेगा, गोल्ड या ज्वेलरी को आपको मॉर्गेज करके या एफडी को मॉर्गेज करके लोन मिलेगा, या फिर किसी भी प्रकार का मूवेबल एसेट। अगर 6th कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाई करता है, इफ 6th हाउस इट शोज द प्लेस वेयर यू आर डूइंग जॉब, जहां पर जॉब कर रहे हो वहां से भी लोन मिल सकता है। और अगर 6 कस्पल सबलॉर्ड 8 हाउस दिखाता है तो इंश्योरेंस के पॉलिसी के थ्रू या फिर इन लॉस के थ्रू लोन मिल सकता है। ये पॉइंट को ध्यान से समझ लो। आपके पास कोई एक व्यक्ति आया, मान लो कि हस्बैंड आपके पास आया है, उसके कुंडली में 6th कस्पल सबलॉर्ड 5, 8, 12 दिखा रहा है और उसका बिजनेस है। अब 5, 8, 12 दिखा रहा है तो ये डेफिनेटली कंप्लेन लाएगा कि मेरा पैसा बहुत फंस गया है, उगरानी टाइम पे मिलता नहीं है, पैसा कस्टमर से पेमेंट आता नहीं है, ये बोलेगा ही बोलेगा बाय डिफॉल्ट। अब इसमें हम इसको क्या एडवाइस करेंगे, वाइफ की कुंडली देखो या नहीं देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात, इसको एडवाइस क्या करेंगे, पहले ध्यान से समझ लो कि भाई अगर अभी आप प्रोप्राइटर हो तो आप प्रोप्राइटर में से पार्टनरशिप करो। पार्टनरशिप करो वाइफ के साथ। पार्टनर में क्या है, एक हस्बैंड हो गया, एक वाइफ हो गई। अब पार्टनरशिप यानी कि कंपनी का पैसा जो है हस्बैंड के लिए 5, 8, 12, लेकिन वाइफ के लिए क्या 2, 6, 11 ऑपोजिट। दोनों पार्टनर है, पैसा तो घर में ही आने वाला है।
तो इसमें वाइफ की कुंडली देखो नहीं देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीधी बात यह है कि वो पार्टनरशिप के लिए रेडी होना चाहिए वाइफ के साथ। अगर वो वाइफ के साथ पार्टनरशिप के लिए रेडी है तो उसको बोलो पहले वाइफ को पार्टनर बनाओ, और जहां पर भी कलेक्शन करना है, पेमेंट रिकवरी की बात आती है, वाइफ को बोलो कॉल करे, वाइफ को बोलो वहां पर कलेक्शन के लिए जाए। क्योंकि तेरा तो भाई 5, 8, 12 है तो वो तो फिक्स है, बट तेरे से पार्टनर का, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम सेल्फ को देखते हैं, 7th हाउस से हम ऑपोजिट पर्सन को देखते हैं, उसी तरीके से 7th हाउस से हम पार्टनर को भी देखते हैं, 7th हाउस से हम वाइफ को भी देखते हैं। अब ये बोलेगा मुझे वाइफ के साथ कंफर्टेबल नहीं है पार्टनरशिप, ठीक है छोड़ दे, फ्रेंड के साथ कंफर्टेबल है, विश्वास कर सकता है तो फ्रेंड को पार्टनर बना ले। पार्टनर बनाना जरूरी है, बराबर। क्योंकि तेरा 5, 8, 12, लेकिन तेरे पार्टनर के लिए या तेरे ऑपोजिट पर्सन के लिए या तेरी वाइफ के लिए वो 2, 6, 11 है, तो कंपनी को तो बेनिफिट होना ही होना है। तो उस तरीके से जब वो करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, ये एक चीज हो गई। दूसरा, अगर आपको सबसे बेस्ट तरीका जाना है तो हस्बैंड की कुंडली भी देखो, वाइफ की कुंडली भी देखो, दोनों कुंडली में से जिसके अंदर 2, 6, 11 आपको मिल रहा है या ज्यादा पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, बिजनेस उसी के नाम पे करने को बोलो, और बोलो भाई कलेक्शन भी आप ही संभालो, ये दूसरा रास्ता है। बट दोनों अपनी कुंडली दिखाने के लिए रेडी होने चाहिए। बराबर। अगर रेडी नहीं है तो फिर भी हमें उसको गाइड करना है, तो हम ये गाइड उसको कर सकते हैं कम से कम, कि भाई तेरा ये तो उसका ये, इस तरीके से हम उसको परफेक्ट गाइड कर सकते हैं। काफी बार समझो किसी को ऐसा होता है कि मुझे पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना तो वाइफ को पार्टनर बनाना है, ना मुझे फ्रेंड को पार्टनर बनाना है, मुझे किसी को पार्टनर बनाना ही नहीं है। तो एक और एडवाइस हम इसको क्या कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा प्रोप्राइटरशिप रहने दो, एक ऐसा एम्प्लॉय रखो, अब ध्यान से सुनना, एक ऐसा एम्प्लॉय रखो जिसकी कुंडली में 6 कस्पल सबलोड 2, 6, 11 दिखा रहा हो, क्योंकि यहां ये आपका पार्टनर नहीं है। बराबर। समझ में आया? यहाँ पर ये आपका एम्प्लॉय है, आपका स्टाफ है, तो उसकी तो कुंडली देखनी ही पड़ेगी, और उसकी कुंडली में भी 2, 6, 11 आना चाहिए, क्योंकि आपने उसको पार्टनर नहीं बनाया है। अगर आप पार्टनर बनाते हो तो ऑपोजिटली मतलब ऑटोमेटिक हो ही जाता है कि आपका 5, 8, 12 तो सामने वाले का 2, 6, 11। बट यहाँ पर आप पार्टनर नहीं बना रहे हो, यहाँ पर एम्प्लॉय है, तो आपको ऐसे एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा जिसकी कुंडली में 6 कस्पल सबलोड 2, 6, 11 को दिखा रहा हो, और बाकी का सब काम आप संभालो, कलेक्शन का काम ये एम्प्लॉय को दे दो। ऐसा एम्प्लॉय जब कलेक्शन करेगा तो आराम से आएगा पैसा, क्योंकि उसके पास वो स्टैटिक प्रॉमिस है कि वो मांगे और सामने वाला दे। जिसका 6 कस्पल सबलोड में 5, 8, 12 है, उसके पास वो स्टैटिक प्रॉमिस ही नहीं है, बेचारा मांगते रहे, सामने वाला बहाना देगा, टालेगा, लेकिन नहीं करेगा। और ऐसा एक एक्सपीरियंस आपको हुआ था बहुत टाइम पहले, आपके हस्बैंड का एक जगह पे पैसा फंस गया था, मैंने आपको बोला था आप फोन करो, आपने फोन किया था और पैसा आ गया था, याद है वो अमाउंट? मैंने ना तो वो टाइम पे कुंडली देखी थी ना कुछ देखा था। हस्बैंड इतनी बार ट्राई कर रहे, नहीं मिल रहा है, तो सीधा सीधा समझ में आता है कि उनका 5, 8, 12 एक्टिव है। अभी उनका 5, 8, 12 पैसा उनका है, लेकिन आप उनके वाइफ हो, आप मांगो मिल जाएगा, सीधी बात। इस तरीके से आराम से आप जज कर सकते हो चीजों को। अभी लोन रीपेमेंट, एक होता है कि लोन चाहिए, लोन मिल गया, या पैसा फंसा हुआ है वो मिल गया। अब एक होता है कि लोन तो ले लिया, अब रीपेमेंट कैसे करूं या रीपेमेंट होगा कैसे, तो अब उसके ऊपर बात करते हैं। अगर 6th कस्पल सबलोड 5 और 11 दिखाएगा तो लोन रीपे हो जाएगा इजीली, क्योंकि छठा घर लोन का है, लोन को नेगेट करता है 5th हाउस, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, तो 5 और 11 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए 5, 8 और 12 आना चाहिए। क्यों 5, 8, 12 आना चाहिए? क्योंकि सामने वाले का 5, 8, 12 मतलब हमारा 2, 6, हमारा 5, 8, 12 मतलब सामने वाले का 2, 6, 11। तो जब मेरा 5, 8, 12 एक्टिव होगा तो सामने वाले को पैसा मिलेगा, तो मैं रीपे कर पाऊंगा। यहाँ पर दिया ही है मैंने, देखो 5th हाउस नेगेट करता है 6th हाउस को या कर्जे को, एंड 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का। और 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन कैसा? 11th हाउस ऑफ द ऑपोजिट पर्सन, लेकिन मेरा 6th हाउस को वो नेगेट करता है। 8th हाउस क्या है? सामने वाले व्यक्ति का धन स्थान है,
भले मेरा 8 हाउस है लेकिन सामने वाले व्यक्ति को तो धन की प्राप्ति हो रही है, और मेरा 12th हाउस है, मेरा खर्चा है लेकिन सामने वाले को रिसीव है। पूरी गेम 2 6 11 5 8 12 पे है। अभी लोन रीपेमेंट में हेल्प कौन करेगा? अगर कारक तत्व पकड़ना है और कुछ बड़ा नहीं है इसमें, सूर्य है तो फादर गवर्नमेंट हेल्प करेंगे, चंद्र है तो मंगल मम्मी हेल्प करेगी, मंगल है तो डिफिकल्टी आएगी लोन रीपेमेंट में या लड़ाई झगड़े के बाद, या फिर बड़ा भाई हेल्प कर सकता है, मरकरी है तो छोटा भाई हेल्प कर सकता है, या रीपेमेंट थ्रू एजेंट किसी को बीच में रख के मांडोली करके लोन रीपे हो सकता है, जुपिटर है तो कंफर्टेबली रीपे हो जाएगा, वीनस है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या वाइफ के थ्रू पे हो जाएगा, सैटर्न है तो डिले होगा रीपेमेंट में, राहु है तो साम दाम दंड भेद, और केतु होगा तो इंस्टॉलमेंट में तोड़ तोड़ के पैसा रीपे होगा। मतलब आपने किसी से लोन ले लिया 10 लाख का, लेकिन आप कैसे रीपे कर पाओगे? कभी 50,000 दिया, कभी 1 लाख दिया, कभी 1.5 लाख दिया, बस ऐसे कर कर एक साथ में आप 10 लाख रिटर्न नहीं कर पाओगे। ये 6 का स्पेल चल रहा है। बोलो लोन से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे पूछो अभी। बोलो। कुछ पूछना तो था। अगर हमारा पैसा फंसा है, अगर सामने वाले हम लोग को ऐसे तोड़ तोड़ के पैसा दे रहे, तो मतलब तो लोन रिकवरी के टाइम पे हमारा केतु है कहीं पर, हाँ बस ये तो तोड़ तोड़ के मिल रहा है। हाँ, क्योंकि हमारा पैसा तो मुझे पैसा ऐसे 10,000 25,000 20,000 ऐसा आ रहा है। ऐसा आ रहा है, तो एक तो केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा, ओके। दूसरा आपको पैसा मिल तो रहा है। हाँ पैसा, हाँ सुनो, सुनो हाँ हाँ। शांति से, पैसा मिल तो रहा है, यानी कि 6th हाउस तो आपका है, लेकिन साथ में 8 है या तो 6 के साथ में 12 है। हाँ। अगर कंप्लीट 6 नहीं होता तो मिलता ही नहीं, बट मिल तो रहा है, हाँ, भले तोड़ तोड़ के मिल रहा है। तो कारक तत्वों में कहीं ना कहीं कनेक्शन केतु का आना चाहिए, होगा ही होगा डेफिनेटली। और साथ में 6 तो होगा, लेकिन या तो 8 होगा या तो 6 और 12 होगा। 6 8 12 होगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो भी एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। बट 6 और 8 होगा या तो 6 और 12 मुश्किल होगा। से आ रहा है ऐसा। हाँ, तोड़ तोड़ के मर मर के आ रहा है, हाँ, रुका हाँ, नहीं है। हाँ। रुका क्यों नहीं है? क्योंकि 6th हाउस है कहीं पर, या 2 6 11 है और साथ में 8 और 12 भी है, सब कॉम्बिनेशन एक्टिव है। क्योंकि ऐसे भी हो रहा है, कोई जगह से आ रहा है, कोई जगह से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही बोल रहा हूँ ना, 2 6 11 और 8 और 12 सब नंबर होंगे उसमें। अच्छा। तो कहीं से आ भी जाएगा, कहीं से नहीं भी आएगा। हाँ। वैसे एकदम ये आप जितने भी लोगों को देखते हो ना जो एक्सीलेंट राइज करते हैं, जिनका एक्सीलेंट गाड़ी होता है ना, उनके पास खाली पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, नेगेटिव नंबर ही नहीं होते। मीडियम वाले कौन होते हैं? जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। और बेचारे सबसे गरीब या लोअर मिडिल क्लास और सबसे पीटे हुए बेचारे थके हारे कौन होते हैं? जो खाली नेगेटिव नंबर लेके बैठा है, कहीं से उसको कोई सपोर्ट नहीं है। ये सिंपल याद रख लो, एकदम आसान हो जाएगा समझने के लिए। ये जितने भी आप बड़े बड़े लोग देखते हो ना, उनको कंप्लीट 2 6 11 होता है या 2 6 10 11 होता है। अब कोई माने नहीं माने, बिलीव करे नहीं करे, वो सब उनके सब्जेक्ट है, हमारे उसका कोई लेना देना नहीं। बराबर उसकी। और मैंने तो ऐसी बहुत कुंडली स्टडी की है, जैसे मैंने अभी आज शेयर मार्केट का एग्जांपल आपको दिया था, हर्षद मेहता का कुंडली स्टडी किया है, राकेश झुनझुनवाला का, कि देखो राकेश झुनझुनवाला ने एक सरी का राइज किया शेयर मार्केट में, वो कभी नीचे आया ही नहीं। हाँ। एक सरी का राइज किया, कुछ अगर मेरी मिस्टेक नहीं हो रही तो बहुत सालों पहले 5,000 के इन्वेस्टमेंट से या 50,000 के इन्वेस्टमेंट से चालू किया था। जब उनकी डेथ हुई तो लगभग 20,000 करोड़ उनका पास था शेयर मार्केट से कमाया हुआ। तो कहीं पर भी 8 12 5 8 12 है ही नहीं कुंडली में, सब 2 6 11 2 6 11 2 6 11, जिधर हाथ डाले 2 6 11, जिधर हाथ डाले 2 6 11। ऐसे लोग ही बड़ा पैसा बना सकते हैं। हाँ वही एक्चुअली वन साइड उनका चलता है। हर्षद मेहता का बेचारे का क्या हुआ, 2 6 11 भी आया और 5 8 12 भी आया। और जो लोग शेयर बाजार में बहुत नुकसान करते हैं ना, उनका क्या होता है, खाली 5 8 12 होता है, बेचारा हाथ पैर मारते रहता है, कुछ मिलता नहीं है, खाली 5 8 12 कहां से मिलेगा? जब प्रैक्टिकल करेंगे बहुत सारी कुंडलियां है, सब आपको बताऊंगा। अभी कॉम्बिनेशन बराबर समझ लो, और ये कॉम्बिनेशन राइटिंग प्रैक्टिस करके दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है, वरना सब बाउंसर जाएगा। सब्जेक्ट बहुत इजी है, लेकिन आपको खुद को पेन पेपर लेके स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा। बोलो यहां तक कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है? अब देखो उसी तरीके से लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस को भी हम देखते हैं 6th हाउस से।
अब 6th हाउस में हमारी जीत हो, हमारी विक्टरी हो, तो क्या मैं मतलब फर्स्ट हाउस, विक्टरी मतलब 6th हाउस, और जीतने का मतलब इच्छा पूर्ति 1 6 11। अगर 1 6 11 एक्टिव है तो कोर्ट केस में जीतूंगा। वहीं पर सेम अगर 5 8 12 है तो कोर्ट केस सामने वाला जीतेगा। यहाँ पर ये नहीं है कि उसका पैसा मेरा पैसा, यहाँ पर लॉजिक क्या है, जीतना है, कंपटीशन पार्टी है। हाँ, तो ये ऑपोजिट पार्टी का 5 8 12 तो मेरा 2 6 11 और मेरा 5 8 12 तो सामने वाले का 2 6 11। थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर लिखा है 1 6 11 के साथ में यहाँ 10 नंबर लिखा है। क्यों 10 नंबर? कि जब कोई भी मैटर का कोर्ट केस होता है और आप जीतते हो तो आपका कहीं ना कहीं स्टेटस बढ़ता है। हाँ, कि हाँ चलो मैंने ये प्रॉपर्टी का केस जीत लिया तो स्टेटस बढ़ता है, इसके लिए 10 नंबर। बाकी मेन कौन सा है? 1 6 11, ये प्राइम नंबर है। और 5 8 12 देखो क्या है, 5 8 12 वही गेन ऑफ ऑपोजिट पर्सन। सामने वाले को हम 7th हाउस से देखते हैं, 7th हाउस का ऑपोजिट का 11th हाउस मतलब कौन सा? 5th हाउस। फिर 8 हाउस हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम का मेरे लिए, और 12 नंबर यानी मेरा लॉस, सामने वाले का जीत। कॉम्बिनेशन वही है, खाली उसके मीनिंग थोड़े बदल जाएंगे। कोर्ट केस के रिलेटेड बात चल रही है, इसके लिए कौन सी मैटर को लेके कोर्ट केस होगा? तो अगर 6th कस्पल सबलॉट 6 8 12 इंडिकेट करता है तो क्या होगा? कोर्ट केस रिलेटेड टू चेक बाउंसिंग या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन। हाँ सॉरी, कोर्ट केस फॉर विच मैटर। अगर मर्करी है 6th कस्पल सबलॉट, मर्क्यूरी डॉक्यूमेंट का कारक है, तो अगर मर्क्यूरी 6th कस्पल सबलॉट बनता है और नंबर आ रहा है 6 8 12 तो क्या होगा? 6 नंबर कोर्ट केस का है, 8 और 12 तकलीफ पीड़ा प्रॉब्लम का है, लेकिन आया कौन? मर्क्यूरी। तो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कोई कोर्ट केस आपके ऊपर कर सकता है। वहां पर अगर मंगल आया तो क्या होगा? प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी का कारक है मंगल, तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोर्ट केस हो सकता है। अगर राहु आया तो क्या होगा? फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, या आपने कोई गलती नहीं की फिर भी आपके ऊपर आरोप लग सकता है, आपके ऊपर वो लोग इल्जाम लगा सकते हैं और आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। अगर वीनस बनता है तो क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट का केस बन सकता है, या फिर वाइफ आपके ऊपर केस कर सकती है। अगर सैटर्न बनता है तो क्या होगा? सैटर्न प्रॉपर्टी का भी कारक है, तो प्रॉपर्टी या फिर वर्क प्लेस, ऑफिस की जगह पे कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ इश्यू होगा जिसकी वजह से आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। चलो अभी सेम उसी तरीके से है, हाउसेज वही है, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करता हूं। इलेक्शन या कंपटीशन कौन जीतेगा, कौन हारेगा? 1 6 11 मैं जीतूंगा, 5 8 12 सामने वाला जीतेगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है, जब भी ऐसा कोई सवाल करना है, मान लो मेरी इच्छा हुई कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मुझे जानना है कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, तो सवाल कैसे होना चाहिए? हमको दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते कि आज कौन जीतेगा, हमें किसी एक की साइड पे रहना होगा। सवाल क्या पूछेगा? क्या आज इंडिया जीतेगा, क्या आज पाकिस्तान जीतेगा? सवाल इस तरीके से पूछना है। उसी तरीके से अगर हमको जानना है कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, तो ये इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतेगी, ऐसा कोई आंसर नहीं आता है। कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, आपको किसी एक को फेवर करना होगा या एक की टीम में आपको रहना होगा और फिर सवाल पूछना होगा। अब आपने सवाल पूछा कि क्या आज इंडिया जीतेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इंडिया की फेवर में हो, और आपने सवाल किसके लिए पूछा है? इंडिया के लिए। तो अगर 6 कस्पल सबलॉट में 2 6 11 आया, सॉरी अभी ये तो सवाल इसके लिए है मैच का, 1 6 11 आया तो क्या होगा? इंडिया जीतेगा, क्योंकि आपने किसको रिप्रेजेंट किया है? इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लेकिन 6 कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट में सवाल पूछा है इंडिया के लिए, लेकिन नंबर कौन सा आया? 5 8 12, तो 1 6 11 मेरा, 5 8 12 सामने वाले का, तो ऑपोजिट पर्सन जीतेगा। बट ये मैच का और इलेक्शन का प्रेडिक्शन इतना इजी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत उसके अंदर डीप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके होगा। बट तरीका यही है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसी तरीके से आपके पास कोई आएगा कि मुझे ये एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, क्या मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? बराबर है। तो ऐसे में अगर 6th कस्पल सबलॉट 4 9 और 11 दिखाएगा तो ये व्यक्ति एग्जाम क्लियर कर सकता है। 4th हाउस बेसिक एजुकेशन का है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है।
लेकिन यहाँ पर 6 कस्पल्स अपलोड की स्क्रिप्ट में क्या आना चाहिए, या तो 4 या तो 9 या तो 11 या 4 9 या 9 11 या 4 9 11, कोई भी फेवरेबल नंबर आना चाहिए। और उसी के साथ में अगर यहाँ पर 5 8 12 आया तो क्या फेल होगा। फेल होगा, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि 6th हाउस को नेगेट करता है 5th हाउस, 8th हाउस प्रॉब्लम, 12th हाउस लॉस।